हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन। थोड़ा लेसन लेंदी है, तो हमने अभी तक जितने भी पार्ट्स पढ़े हैं उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन, उसके बाद सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी, उसके बाद लुई 16 जो थे उनकी ट्रेजरी एम्प्टी कैसे थी, उसके बाद लोगों में कैसे राजा के लिए असंतोष या अनसेटिस्फैक्शन कैसे होता गया, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। अब इन्हीं में हमने देखा था कि सोसाइटी, फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट वॉज क्लर्जी, दैट वॉज रिलेटेड टू द चर्च. द सेकेंड पार्ट दैट वॉज नोबल्स. नोबल्स वर रिलेटेड टू द कोर्ट, लाइक जो दरबार में ऊंचे पदों पे रहते हैं उनको नोबल्स बोला जाता था. And the third part that was called third state, this third state was related mostly with the poor people. उसमें से 90% जो थे वो पीसेंट्स थे, पर 10% लोगों का जो ग्रुप था वो ग्रुप एक ऐसे लोगों का ग्रुप था थर्ड स्टेट में जो धीरे धीरे अपनी ग्रोथ कर रहे थे. ऐसी फ्रेंच की जो कंडीशन थी, फ्रेंच पीपल की जो कंडीशन थी, फ्रांस की जो स्थिति थी, वहाँ जो असंतोष पनप रहा था, बहुत सारे गरीबों पे टैक्स लगाए गए थे, बहुत सारे गरीबों को प्रॉब्लम्स हो रहे थे, उनकी फसलें नहीं हो रही थी. इतनी सारी कंडीशंस के बावजूद एक ऐसा ग्रुप था जो धीरे धीरे स्लोली एक ग्रोथ ले रहा था. कौन कौन लोग थे उस ग्रोथ के उसमें ग्राफ में? ये थे मर्चेंट्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, एजुकेटर्स थे. ये लोग वो थे जो धीरे धीरे पैसा कमा रहे थे. ये अपने ओवरसीज जाकर, यानी समुद्र के पार जाकर व्यापार कर रहे थे. ये समाज का वो तबका था जो धीरे धीरे से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था. और यही जो ग्रुप था ये मिडिल क्लास का नया ग्रुप बनने वाला था. हमने बताया कि थर्ड 3 स्टेट्स थी, फर्स्ट क्लर्जी, सेकंड नोबल्स, और थर्ड स्टेट में अधिकतर लोग गरीब थे. पर इन गरीबों में से भी कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपनी स्थिति सुधारने का प्रयत्न किया, जो अपनी लाइफ में आगे बढ़े. और चूंकि उनके पास पैसा आ गया तो उन्होंने एजुकेशन लिया, और आपको मालूम है कि एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस. और एजुकेशन के कारण क्या हुआ? उस एजुकेशन के कारण उनकी जो थॉट प्रोसेस थी वो अलग होने लगी, उनके सोचने का तरीका अलग होने लग गया, और उनको ये समझ में आने लग गया कि जो प्रिविलेजेस हैं, इस आपकी बुक में इस पैराग्राफ में 2 मेन वर्ड्स हैं. एक है एनविसेजेस और एक है प्रिविलेज्ड या प्रिविलेजेस. प्रिविलेजेस का मतलब होता है विशेष अधिकार. उस समय फ्रांस में या उस समय ऐसा समझा जाता था कि कुछ लोगों को प्रिविलेजेस प्राप्त हैं, स्पेशल प्रिविलेजेस या प्रिविलेजेस प्राप्त हैं. इसका मतलब होता है जैसे राजा का बेटा है तो भले वो योग्य हो या ना हो, वो राजा ही बनेगा. तो ये एक तरीके का प्रिविलेज हुआ, यानी ये राजा के परिवार में या राजा के डायनेस्टी में पैदा होने का उसको एक विशेष अधिकार मिल गया. यदि कोई क्लर्जी के खानदान से है, यदि वो वहाँ पैदा हो, क्लर्जी के खानदान में कोई भी बच्चा पैदा हो रहा है, या आगे की उनकी जो भी आने वाली पीढ़ी है, वो भले किसी काम के लायक हो नहीं हो, उन्हें कुछ आता हो नहीं आता हो, उन्हें यह प्रिविलेज या विशेष अधिकार प्राप्त था कि क्लर्जी का बच्चा क्लर्जी ही बनेगा, क्लर्जी के यहाँ की आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो क्लर्जी ही बनेंगी. ऐसा ही नोबल्स के साथ था, पर ऐसा थर्ड स्टेट के साथ नहीं था. थर्ड स्टेट को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था. ये वो थर्ड स्टेट, आपको ये याद रखना ज़रूरी है, ये थर्ड स्टेट वो स्टेट है जिसने फ्रांस की जनता का 90% यानी 90% ऑफ पॉपुलेशन वॉज मेड बाय दिस थर्ड स्टेट. तो इस थर्ड स्टेट में मिडिल क्लास एनविसेजेस, यहाँ पे एनविसेजेस टू थिंक बिफोर हैंड. एनविसेजेस का मतलब पहले से किसी चीज़ को सोच लेना. तो ये जो धीरे धीरे से ग्रोइंग एक ग्रुप था, ग्रुप ऑफ पीपल था, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स थे, ट्रेडर्स थे, रीडर्स थे, जिसमें धीरे धीरे महिलाओं ने भी कदम रखे. उन लोगों का थॉट प्रोसेस बहुत सारी चीज़ों के साथ चेंज हो गया. क्यों होने लगा? देखिए, पहला व्यापार के कारण. व्यापार के कारण क्या हुआ? व्यापार या बिजनेस के लिए ये व्यापारी या मर्चेंट्स ये दूसरे देशों में जाने लगे, ओवरसीज जाने लगे. जब हम कहीं घूमने जाते हैं या जब हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है. हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम अपने आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं. सीखने के लिए कोई स्कूल जाना ही ज़रूरी नहीं रहता है, कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप केवल स्कूल में ही, क्लासेस में ही सीखते हैं.
हम अपनी लाइफ में आम बातों को अपने आप सीख जाते हैं। एक छोटा बच्चा बड़ा होता है, अपने लाइफ के बारे में वो धीरे धीरे अपने आप सीखने लग जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो थर्ड स्टेट थी, इसके जो एक ऐसा ग्रुप था जो मेहनत कश था, जो अपने आप को ग्रोथ करना चाह रहा था, जो कहीं ना कहीं व्यापार के लिए जाता था और वहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर आता था, वहाँ से कुछ ना कुछ देख कर आता था। फिर इसमें मर्चेंट्स थे, मैन्युफैक्चरर्स यानी निर्माता। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए फैक्ट्रीज लोगों ने डालना शुरू की और छोटी छोटी फैक्ट्रीज बनाई और उन छोटी छोटी फैक्ट्रीज में वस्तुओं का प्रोडक्शन करना शुरू किया। इन सारी चीज़ों ने इस ग्रुप के लोगों में कॉन्फिडेंस भरा और इस कॉन्फिडेंस को आगे लाने का काम किया एजुकेशन ने। तो थर्ड स्टेट का एक ग्रुप ऐसा था जो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था और इसी को बोला गया ग्रोइंग मिडिल क्लास, इसी को बोला गया मध्यम वर्ग। तो यही जो ग्रोइंग मिडिल क्लास था, इसने धीरे धीरे इस बात को समझना शुरू किया कि किसी राजा का या किसी क्लर्जी का या किसी नोबल का कोई प्रिविलेज नहीं होता। कोई व्यक्ति केवल इसीलिए राजा नहीं बनेगा क्योंकि वो राजा के खानदान में पैदा हुआ है, परंतु उस समय ऐसी ही थॉट प्रोसेस चलती थी। तो हम पढ़ रहे हैं मिडिल क्लास एनविसेजेस। मिडिल क्लास ने ये पहले से ही सोचना समझना शुरू कर दिया था कि देयर इज नथिंग, नो वन शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। जन्म से ही किसी बच्चे को कोई विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये विशेष अधिकार या प्रिविलेज वर्ड है उसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम सब आप जानते हैं फिजिशियन के लिए जनरल कॉमन वर्ड यूज़ किया जाता है डॉक्टर। एक्चुअली जनरल फिजिशियन वर्ड यूज़ किया जाना चाहिए। जनरल फिजिशियन जो होता है उसका बेटा यदि मेडिकल नहीं पढ़ेगा तो ही कैन नॉट बी अ जनरल फिजिशियन। केवल इसलिए नहीं कि वो डॉक्टरों के यहाँ पैदा हुआ है तो वो बच्चा अपने आप डॉक्टर बन जाएगा, ये प्रिविलेज या ये विशेष अधिकार उसको प्राप्त नहीं है। परंतु उस समय ऐसा था कि यदि राजा के यहाँ या क्लर्जी के यहाँ या नोबल के यहाँ कोई हुआ है तो वो प्रिविलेज्ड बच्चा है। तो इस चीज़ को ये जो नया ग्रोइंग मिडिल क्लास था, मर्चेंट्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, रीडर्स थे, टेलर्स थे, इन सब ने धीरे धीरे इस बात को समझा और यही जो ग्रोइंग मिडिल क्लास था, इसने फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिया। देखिए, आप जब किसी काम के बारे में सोचते हैं या आपके सामने कोई एक विचार रखा जाता है तो आप उसका लाभ और हानि या आप उसके फायदे और नुकसान दोनों के बारे में सोचते हैं। थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो इतने गरीब थे कि उनके पास रोटी कपड़ा मकान के साधनों को जुटाने के अलावा उनके पास समय ही नहीं था कुछ सोचने का, और ऊपर से वो पढ़े लिखे नहीं थे और इस गरीबी के कारण वो अपने आप को बहुत छोटा और बहुत हीन मानते थे और उनको हमेशा लगता था कि ऑल द थर्ड स्टेट इज अंडर प्रिविलेज्ड, कि ये अंडर प्रिविलेज लोग हैं और हम लोगों को तो कुछ आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो पूरे समय अपने सर्वाइवल के लिए ही कोशिश करते रहते थे। तो इसलिए उनका थॉट प्रोसेस या उनका जो माइंडसेट था वो एक ही तरीके से आगे जा रहा था। पर ये जो ग्रोइंग मिडिल क्लास था, ये एक न्यू सोशल ग्रुप बनता गया और इस न्यू सोशल ग्रुप के बनने के कारण लोगों के विचारधारा में, उनके ओपिनियंस में चेंज आया। And what was that change? They understood that nobody should be privileged. कि nobody is privileged by birth. किसी भी व्यक्ति का जन्म के साथ ही कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होता, उसको अपनी योग्यता के अनुसार ये प्राप्त करना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और इसी तरह से ये जो न्यू सोशल ग्रुप था, इसमें एजुकेटेड लोग थे। In this new social group, new educated people were there, and because of this education, they tried more efforts. They tried more and more efforts, they did more and more work, and then they became little bit rich than the third state. जो peasants थे, जो गरीब लोग थे, उनसे ये धीरे से एक स्टेप ऊपर हो गए और इस एक स्टेप को ऊपर होने के बाद they became so much confident about themselves. उनको कॉन्फिडेंस आया और उनको यह समझ में आया कि जो लाइफ है वो किस तरह से जी जाती है। उनको ये भी समझ में आया कि थर्ड स्टेट का होना कोई गुनाह नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने आप की ग्रोथ के लिए आगे बढ़ सकता है, जबकि क्लर्जी, नोबल और लुइस 16 का जो क्या कहना चाहिए डोमिनेशन था,
या जो लोगों के ऊपर तनाव या दबाव था वो इतना ज़्यादा था कि थर्ड स्टेट के लोग और कुछ सोच ही नहीं पाते थे। एजुकेटेड पीपल बिकेम रिच। वो कैसे रिच बने? ओवरसीज ट्रेड से। ट्रेड यानी व्यापार, ओवरसीज यानी समुद्र के पार। एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, एंड दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, और उन्होंने खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज डालना शुरू की। earned money, improved their lifestyle, and in this way they not only earned money, they had improved their lifestyle also. And when the lifestyle changes, when a person gets confidence, the thinking process or the rationality of his mind changes. मनुष्य की विचार करने की शक्ति, उसका विवेक धीरे धीरे एक्सपांड होते जाता है, उसका विचारों का जो एरिया होता है वो बढ़ते जाता है। और इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रोल किसका था? एजुकेशन का था। तो ये जो लोग एजुकेशन लेने लग गए थे, ये केवल खुद ही नहीं ले रहे थे, ये अपने फैमिली मेम्बर्स को भी एजुकेट कर रहे थे। एंड दैट वाज द रीज़न दैट पीपल ऑफ देयर फैमिली, द नेक्स्ट जनरेशन, दे वर एबल टू थिंक ओवर इट अबाउट। रीडिंग ऑफ बुक्स चेंज थॉट प्रोसेस, एंड इन दिस वे दे स्टार्टेड रीडिंग ऑफ बुक्स। और ये जो रीडिंग ऑफ बुक्स थी, इन्होंने लोगों के माइंडसेट चेंज किए। उनको ये समझ में आया कि प्रत्येक व्यक्ति समान है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, क्लर्जी टैक्स क्यों नहीं पे करेंगे, नोबल्स टैक्स क्यों नहीं पे करेंगे जब वो हमारे ही जैसे हैं? तो केवल इसलिए कि वो प्रिविलेज्ड है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा, नो वन शुड बी प्रिविलेज्ड। किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं। तो ये जो बात हुई, यहाँ से एक नया मिडिल क्लास ग्रो होने लगा। जब हमने शुरुआत में पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इज अ चेन ऑफ मैनी इंसिडेंट्स। ये घटनाओं की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। केवल किसी एक घटना के कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। तो जब लुइस 16 ने बहुत सारे लोगों पे ढेर सारा टैक्स लादना शुरू किया था, तब लोगों ने इस टैक्स को चुकाने के लिए मेहनत करना शुरू किया। तो थर्ड स्टेट में से जो ग्रुप इस मेहनत को आगे ले गया, इस हार्डवर्क को आगे ले गया, उसने अपना प्रोडक्शन किया, अपनी फैक्ट्रीज डाली, ओवरसीज ट्रेड किया, दे अर्न्ड मनी, एंड आफ्टर दैट दे अंडरस्टूड दैट नो वन शुड बी प्रिविलेज्ड, एंड दे ऑल्सो अंडरस्टूड दैट everybody has some rights, और हर व्यक्ति के कुछ न कुछ अधिकार होते हैं। तो अभी तक जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 ग्रुप्स में थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। परंतु अब जो हुआ, वो जो थर्ड स्टेट थी, उसी थर्ड स्टेट में से एक नया ग्रुप स्टार्ट हो गया, जिसको बोला गया ग्रोइंग मिडिल ग्रुप या ग्रोइंग मिडिल क्लास। और ये ग्रोइंग मिडिल क्लास, ये न केवल पैसों से, या ये न केवल अमीर होते जा रहा था, बल्कि इसके पास एजुकेशन भी था। देखिए, एजुकेशन जो होता है वो लोगों के विचार करने की शक्ति को बढ़ावा देता है। लोगों के जो विचारों के आयाम या उनके डायमेंशंस चेंज होने लग जाते हैं, उनका एटीट्यूड चेंज होने लग जाता है। किसी एक चीज़ को या किसी एक विषय को देखने के लिए उनके पास बहुत सारा सोचने के लिए होता है। और जब एजुकेशन नहीं होता है तो बहुत बार ये देखा गया है कि कोई भी विषय हो, उसको हम संकुचित रूप से ही देखते हैं, या फिर हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो एजुकेशन एक ऐसा उस समय टूल साबित हुआ जिसने इस ग्रोइंग मिडिल क्लास को लाइफ में आगे बढ़ने का मौका दिया। और इस ग्रोइंग मिडिल क्लास ने क्या किया? इस ग्रोइंग मिडिल क्लास ने अपना एक अलग लेवल स्थापित किया, या एक लेवल बना लिया, एक स्टैंडर्ड बना लिया। और इस स्टैंडर्ड में कौन कौन सी चीज़ें आई? नॉट ओनली अर्निंग मनी, बट दे इम्प्रूव देयर लाइफ स्टाइल, दे इम्प्रूव देयर थॉट प्रोसेस, दे इम्प्रूव द वे दे यूज टू थिंक। सोचने का उनका तरीका बदल गया। और इसी तरीके ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड खड़ा किया। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो लोग थे, जो एजुकेटेड लोग थे, इन्होंने तरह तरह की अलग अलग किताबें पढ़ना शुरू की,
आपके आपके बुक में मिडिल क्लास एनविसेजेस के बाद जो टॉपिक है वो है फिलोसोफर्स का। देखिए, फिलोसोफर्स के लिए हिंदी वर्ड होता है दार्शनिक। अब मैं आपको कुछ सरल शब्दों में समझाने का प्रयत्न करती हूँ। फिलोसोफर मीन्स किसी भी एक विषय को विभिन्न दृष्टिकोणों से या विभिन्न एटीट्यूड के साथ सोचना। जनरली क्या होता है, सामान्यतः हमको यदि कोई चीज़ पसंद है तो पसंद है और नहीं है तो नहीं है, पर फिलोसोफर्स के साथ ऐसा नहीं होता है। दे यूज टू गिव मैनी रीजंस फॉर दैट एंड दे थिंक रैशनली। वो पूरी तरह से अपने विवेकपूर्ण, विवेक तर्क सम्मत रूप से आपके सामने अपना विचार पेश करते हैं। तो उस समय कुछ फिलोसोफर्स ऐसे हुए थे जिन्होंने ये ग्रोइंग मिडिल क्लास के सोचने का पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया। और फिर इस ग्रोइंग मिडिल क्लास के सोचने का जो चेंज्ड पैटर्न था, ये पैटर्न लोगों में फैलता गया। देखिए, हम सभी जानते हैं यदि कोई पॉलिटिक्स की चर्चा हो या किसी भी विषय की चर्चा हो या कोई घटना हो गई हो, तो उसके बारे में हम चर्चा, जहाँ पे भी लोग इकट्ठे होते हैं, सैलून्स में, पार्लर्स में, शॉप्स पे, कॉफ़ी हाउसेस पे, ऐसी जगहों पे लोग इकट्ठा होते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने कुछ फिलोसोफर्स हैं उनकी बुक्स पढ़ी और इन फिलोसोफर्स के बुक्स से इनको ये समझ में आया कि लाइफ में उनके क्या चेंजेस आने चाहिए। तो अब हम देखते हैं ये कौन कौन से फिलोसोफर्स थे जिनके बुक्स पढ़ने के कारण इस ग्रोइंग मिडिल क्लास के थॉट प्रोसेस में बहुत बड़ा चेंज आया। सो स्टूडेंट्स, वी वर रीडिंग अबाउट द न्यू ग्रोइंग मिडिल क्लास। ये जो मिडिल क्लास था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अपने आप को एजुकेट करने लग गया था। ये सोसाइटी से थोड़ा सा अलग होने लगा था। इन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को भी एजुकेट करना शुरू कर दिया था। इसी दौरान कुछ फिलोसोफर्स ऐसे थे या कुछ दार्शनिक लोग ऐसे थे जिनकी किताबें या जिनकी बुक्स पढ़कर लोगों को बहुत आसानी से ये समझ में आने लगा कि हमारे जो अधिकार हैं वो हमें मिलने ही चाहिए। देखिए, पहले एजुकेशन नहीं था, तो जो गरीब थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे, वो अपने सर्वाइवल में ही इतने व्यस्त रहते थे कि उनको बाकी दूसरी चीज़ों का ध्यान ही नहीं रहता था। उन लोगों ने ये मान ही लिया था कि हम गरीब हैं तो अब बस रोटी कपड़ा मकान यही हमारी नियति और हमको इतना ही मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाकी के जो राजा हैं, क्लर्जीज हैं, नोबल्स हैं, उनको विशेष अधिकार मिले हुए हैं, वो प्रिविलेज्ड हैं। ऐसा गरीबों ने अपनी मेंटालिटी बना के रखी हुई थी। पर ये उनकी मेंटालिटी में डाला किसने? ऑब्वियसली जो समाज का ऊंचा दर्जा था या जो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट थी, वो समाज के लोगों ने इन लोगों के दिमाग में बहुत सारे सालों से भरा हुआ था। इसीलिए मुनार्की या मुनार्क टिके हुए थे, इसीलिए राजाओं का शासन उस समय टिका हुआ था। जैसे जैसे लोगों को एजुकेशन के थ्रू ये समझ में आने लग गया कि नहीं, यह हमारा अधिकार है, हमें भी इक्वलिटी चाहिए, हमें भी लिबर्टी चाहिए, हमें भी फ्रीडम चाहिए, हमें भी हमारी जगह चाहिए, हमें भी समाज में बोलने का अधिकार होना चाहिए, हमें भी अच्छा खाना पीना, पहनना, रहना, ओढ़ना, इन सभी चीज़ों का राइट हमें भी मिलना चाहिए। और ये वाला जो पॉइंट था, ये ग्रोइंग मिडिल क्लास ने नोटिस कर लिया था। हाउ? थ्रू द एजुकेशन, थ्रू देयर अर्निंग, थ्रू their traveling to other countries. They got inspired and they understood. इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल था वो था रोल ऑफ फिलोसोफर्स। जॉन लॉक एक ऐसे फिलोसोफर थे जिन्होंने बुक लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने बुक लिखी थी, जॉन लॉक ने, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। The book criticized the doctrine of divine and absolute right of monarch. जब तक ये बुक्स नहीं आई थी, उसके पहले भी, और जब ये बुक्स आके चलने लग गई थी उस दौरान भी, बहुत सारे लोगों में, विशेषकर ऊपर वाले स्तर के जो उच्च स्तरीय वर्ग अपने आप को मानता था, उसमें कुछ चीज़ें बहुत फिक्स थी। जैसे द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। द डॉक्ट्राइन प्रिंसिपल या सिद्धांत। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है सिद्धांत, है ना। डिवाइन का मतलब होता है दैवीय, दैवीय यानी रिलेटेड टू गॉड, डिवाइन। एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क,
एब्सोल्यूट राइट यानी पूरा अधिकार, काहे का? मोनार्क का, राजा बनने का। तो पहले कैसा था कि ये माना जाता था कि जो राजा है उसके पास ईश्वर का दिया हुआ वरदान है और उसके पास पूरी तरह से यह अधिकार है कि राजा राजा ही बनेगा और राजा के परिवार के लोग आने वाली पीढ़ियों में हमेशा शासन ही करते रहेंगे, हमेशा राजा बनकर ही आगे बढ़ते रहेंगे। बट जॉन लॉक, he criticized this doctrine. He said in his book To Treatise of Government, he criticized the doctrine of divine and absolute right of monarch. According to him, everybody must have his own freedom. हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को समाज में अपना स्थान खुद बनाना चाहिए, न कि वो कौन से खानदान में हुआ है उससे उसके समाज में उसका लेवल डिसाइड होना चाहिए। यानी इट शुड बी डिसाइडेड ऑन द मेरिट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। ये किसका कहना था? जॉन लॉक का। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मिडिल क्लास जो ग्रो हो रहा था वो धीरे धीरे एजुकेट भी हो रहा था एंड थ्रू द एजुकेशन दे ब्रॉट अप द हॉबी ऑफ रीडिंग और इस तरीके से उनके मन में रीडिंग के लिए एक विशेष प्रेम हो गया था और रीडिंग वो आगे करना चाहते थे और उस समय उन्होंने ये बुक्स पढ़ी। उसमें पहली थी जॉन लॉक की। सेकंड है रूसो। रूसो द सोशल हीरो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ओनली द फ्री पीपल मस्ट हैव ऑल पावरफुल राइट्स। रूसो ऑल्सो रोट वन बुक दैट वॉज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो ने जो बुक लिखी उन्होंने लिखी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। What was the meaning of the social contract? Meaning only the free people must have all powerful rights. केवल वही लोग जो स्वतंत्र रहेंगे उन्हीं को पावरफुल राइट्स हैं, उन्हीं के पास अधिकार हैं। देखिए इस बात को समझिए, जॉन लॉक ने या रूसो ने, इन्होंने दोनों ने जो बातें कही वो रिलेटेड थी पर्सन टू पर्सन फ्रीडम की, फ्रीडम से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम लिबर्टी के लिए, फ्रीडम इक्वलिटी के लिए। पहले लोग इक्वल नहीं थे, हम जानते हैं फ्रेंच सोसाइटी को 3 पार्ट्स में बांटा था, इसका मतलब वो इक्वल नहीं थे। यहाँ पे रूसो हमको ये समझा रहे हैं कि बुक का नाम क्या था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स ओनली द फ्री पीपल मस्ट हैव ऑल पावरफुल राइट्स। पीपल दोज आर फ्री, दे विल ओनली हैव द पावरफुल राइट्स। But as you know, if we see the condition of French society during King Louis' tenure, it was not like that. People, they were divided into 3 states. They were not called equal. And not only that, first and second states, they were not interested in showing any prosperity to the third group. जो पहले के जो 2 ग्रुप्स थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि थर्ड स्टेट ऊपर आ गया है, पर फिर भी ऐसे में भी थर्ड स्टेट में क्या आगे आया? थर्ड स्टेट के जो लोग थे उसमें से ग्रोइंग मिडिल क्लास या अ न्यू सोशल ग्रुप केम अप एंड दिस न्यू सोशल ग्रुप मेड अ बिग चेंज. It made a big ground for the French Revolution, and this is the main reason for the French Revolution. Now we are going to read for the third philosopher, that is Montesquieu. So that time John Locke, Rousseau and Montesquieu, these 3 philosophers were there and their books were so much famous. Montesquieu ने जो book लिखी थी उसमें उन्होंने legislation, as I told you about John Locke, Rousseau, and the third one is Montesquieu. Montesquieu stressed on the concept of the separation of power, distribution of power, decentralized power. देखिए क्या होता है कि जब शक्ति को या पावर को हम सेंट्रलाइज्ड करते हैं, यदि कोई एक ही व्यक्ति, मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, हम सब जानते हैं इंडिया एक कंट्री है, उसको स्टेट्स में बांटा गया है, स्टेट्स को फिर जिलों में बांटा गया है, ब्लॉक्स हैं, फिर ग्राम पंचायत है। ये डिसेंट्रलाइजेशन है, इसको हिंदी में बोलते हैं विकेंद्रीकरण। इसका रीज़न क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन से बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। हमारे देश का जो भी प्रधानमंत्री हैं या जो भी आगे बनेंगे या जो भी थे, वो एक ही बार में पूरे देश में नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने अपने पावर को शेयर कर दिया है। और ये जो पावर शेयरिंग है यही डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल है। और आपने बचपन में 8th में आपने पढ़ा होगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी।
ये जो 3 सेपरेशन किया गया है पावर का, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है वो मॉन्टेस्क्यू ने दिया है। और सबसे पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन में दिया गया। और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से द स्पिरिट ऑफ द लॉज करके जो मॉन्टेस्क्यू ने बुक लिखी, उसमें उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि जब तक पावर को आप सेपरेट नहीं करेंगे, जब तक आप डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे, या जब तक आप शक्तियों को उनके अधिकार बांट कर नहीं देंगे, तब तक किसी भी देश में अच्छे से काम नहीं होगा। और उन्होंने एक ऑटोक्रेसी या मोनार्की को तोड़ने की बात कही। आप जानती हैं, आप सभी जानते हैं कि मोनार्की में राजा का शासन होता है, राजा के हाथ में एकाधिकार होता है, दैट इज सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। अब उन्होंने बताया द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। आप 8th में पढ़ चुके हैं। और इसके तुरंत बाद जब अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिला था, तब अमेरिका ने अपने संविधान में या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसी तरीके से काम किया और पावर का सेपरेशन किया, और द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, ऐसे 3 ग्रुप्स बनाए गए। ये आप पढ़ चुके हैं। फिर भी द लेजिस्लेचर मतलब जो लोग नियम बनाते हैं, द एग्जीक्यूटिव यानी जो लोग एग्जीक्यूट करते हैं, जो इसका पालन करवाते हैं, जैसे पुलिस, कलेक्टर्स, ऑफिसर्स, और द जुडिशरी जो ये देखती है, न्यायिक व्यवस्था इसको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका कहते हैं हिंदी में। और ये जो जुडिशरी होती है वो ये देखती है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव किस तरीके से काम कर रहे हैं। और यहाँ एक बहुत ही अच्छी बात मॉन्टेस्क्यू ने प्रेजेंट की कि ये तीनों जो शक्तियाँ हैं, या ये जो तीनों सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, ये एक दूसरे के ऊपर सर चढ़कर नहीं बोलेंगे। इसका मतलब कि ये कोई भी इनमें से एक दूसरे के ऊपर नहीं है, इन तीनों को समान शक्तियां दी गई हैं और ये तीनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, यानी दे ऑल कैन चेक ईच अदर। यदि इन तीनों ग्रुप्स में से कोई भी गलती करता है तो हर एक ये अधिकार रखता है कि एक दूसरे को रोक सके या टोक सके। तो ये जो कॉन्सेप्ट था सेपरेशन ऑफ पावर, ये एक फ्रेंच के ऑटोक्रेटिक रूल को रोकने के लिए या वहाँ के मोनार्क को चेंज करने के लिए था। और लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझा, पढ़ा। और किसने पढ़ा? हम पढ़ रहे हैं ग्रोइंग द न्यू ग्रोइंग मिडिल क्लास। मिडिल क्लास ने, जो कि 3rd स्टेट के गरीब तबके में से ऊपर उठा था, उसने जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू को पढ़ के अपना थॉट प्रोसेस चेंज किया। और ना केवल थॉट प्रोसेस चेंज किया, उसको एग्जीक्यूट भी किया। और उन्होंने लोगों को ये समझाना शुरू किया, जो लोग नहीं पढ़े लिखे थे उनको ये समझाना शुरू किया कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता या लिबर्टी या फ्रीडम क्या मायने रखता है। देखिए फ्रीडम क्या मायने रखता है, मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। आप अपने फ्रेंड के यहाँ जाना चाह रहे हैं, फ्रेंड के यहाँ पार्टी है, मम्मी ने मना कर दिया। उस समय आपको कैसा लगता है? जबकि आप बहुत फ्री हैं, हम सभी बहुत फ्री हैं, तो उस समय हमको ऐसा लगता है जैसे हमारे फ्रीडम को किसी ने रोक लिया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम था, लोग कितने असंतुष्ट थे, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था। पर ये जो न्यू ग्रोइंग मिडिल क्लास था, इसने धीरे धीरे एक प्रकार का मैदान तैयार किया जिससे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए प्रोसेस आगे बढ़ा। मैं अपने हर वीडियो में आपको एक लाइन ज़रूर रिपीट करती हूँ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज़ अ चेन ऑफ इंसिडेंट्स। फ्रांस की क्रांति अलग अलग घटनाओं की एक श्रृंखला है। फ्रांस की क्रांति एक दिन में नहीं हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक दिन में नहीं हुआ है। आपको उसको इंसिडेंट्स के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा। तो हमने इस वीडियो में पढ़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में द ग्रोइंग मिडिल क्लास। हमने उसके पहले पढ़ा था कि सोसाइटी में 3 ग्रुप्स थे, 1st, 2nd, 3rd स्टेट। 3rd स्टेट के लोग बहुत गरीब थे, इन्हीं गरीबों में से एक ग्रुप आगे निकला। उसने ट्रेडिंग की, उसने ओवरसीज जाकर वहाँ पे ट्रैवलिंग किया, वहाँ से अपने थॉट्स लेके आया, उसने मैन्युफैक्चरिंग की और इस तरीके से उसने अपने इकोनॉमिकल लेवल को बढ़ाया। जैसे इकोनॉमिकल लेवल बढ़ा वैसे ही एजुकेशन के लेवल को भी उन्होंने बढ़ाया, और जैसे ही उनको एजुकेशन की मिली वैसे ही उनके सोचने समझने की शक्ति में चेंज आने लग गया। और उसी दौरान जो फिलोसोफर्स थे, कुछ दार्शनिक, ऐसे लोग जो किसी एक विषय के प्रति बहुत पूरी तरह से सोच विचार करके अपनी बात रखते हैं, केवल नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं रखते हैं, वो हर तरीके की बात समझाते हैं। तो ये जो फिलोसोफर्स थे, जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू,
इन तीनों की बुक्स पढ़ के लोगों ने आपस में चर्चा की और इस तरीके से थर्ड स्टेट में गरीबों का तबका या गरीबों का ग्रुप थोड़ा सा नीचे रह गया और न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हुआ। थैंक यू।